सो हेलो एवरीवन, ये क्लास 12th हिंदी मीडियम का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑफ अ बॉडी पे। जैसे ही कूलम्ब्स लॉ स्टार्ट होता है हम लोग वैसे ही पढ़ेंगे जैसे पहले पढ़ते थे। वो ग्रीन बोर्ड होगा और आपका अपना प्यारा सा दोस्त होगा जो कि बोर्ड पे पढ़ा रहा होगा। सो थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना। यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑफ अ बॉडी। ठीक है, आवेशन की विधियाँ, किसी भी वस्तु को हम कैसे आवेशित कर सकते हैं, यही विधि आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्लास 12th में मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑफ अ बॉडी एक टॉपिक है जिसमें कुल 3 मेथड पढ़ना है जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, बारी बारी से देखेंगे वो जो मेथड है वो क्या है। पहले एक जनरल सा जो मेथड है हम लोग के पास वो समझे। देखे वो मेथड क्या है। देखो, सभी को पता है इलेक्ट्रॉन का जब स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफर होता है, तब हमारे पास क्या आता है, चार्ज आता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर हो सकता है, इलेक्ट्रॉन जा भी सकता है और इलेक्ट्रॉन आ भी सकता है। अब देखो, किसी वस्तु से, ये बेसिक मेथड है किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने का, ठीक है ना। किसी भी वस्तु से, किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकला, किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पर धन आवेश आता है। क्यों? क्योंकि जब न्यूट्रल स्टेज में कोई ऑब्जेक्ट होता है तब उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के इक्वल होता है। लेकिन जब उससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो प्रोटॉन के अपेक्षा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। और इलेक्ट्रॉन की जब कमी होगी तब उस ऑब्जेक्ट पे कौन सा आवेश आएगा, धन आवेश आएगा, जो कि हम लोग पहले वाला जो लेक्चर है उसमें अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉन की कमी हुई किसके सापेक्ष, प्रोटॉन के सापेक्ष, तो उस वस्तु पे कौन सा आवेश आ गया, धन आवेश आ गया। दूसरा समझे केस, जब किसी ऑब्जेक्ट में, जब किसी भी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन आता है तब भी उस ऑब्जेक्ट पे आवेश आ जाता है। कौन सा आवेश आता है, तो वो माइनस का चार्ज आ जाता है, निगेटिव का चार्ज आता है, ऋण आवेश आता है। क्यों? क्योंकि देखो, न्यूट्रल स्टेज में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के इक्वल होगा, लेकिन जैसे ही कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आएगा किसी भी ऑब्जेक्ट में, तब वहां पर हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की अधिकता। प्रोटॉन के सापेक्ष क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। और जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तब हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है, हमारा जो वस्तु होता है, उस पे ऋण आवेश आ जाता है। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया। लेकिन इसके अलावे भी कुल 3 मेथड्स हमको पढ़ना है क्लास 12th के सिलेबस में। पहला मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दूसरा मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन, तीसरा मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। आज के ही लेक्चर में इन तीनों मेथड का हम लोग डिस्कशन करेंगे और बारी बारी से समझेंगे। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या, घर्षण अर्थात घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है, चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है अर्थात चालन द्वारा आवेशन क्या होता है, चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है अर्थात प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम किसी भी ऑब्जेक्ट को घर्षण के द्वारा कैसे आवेशित कर सकते हैं। पहला जो मेथड है हम लोग को पढ़ना वो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, घर्षण द्वारा आवेशन। मतलब समझे इसका, किसी दो ऑब्जेक्ट को हम आपस में रब करके, आपस में रगड़ के जब हम आवेशित कर देते हैं उन्हें, तो उसी को हम लोग बोलते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। ठीक है, अब समझे इसका प्रोसेस कि इसमें हम कैसे किसी ऑब्जेक्ट को आप तो वो करते हैं तो वो क्यों आवेशित हो जाता है, उसको समझे। देखो, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है ए और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है बी, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट ए को ऑब्जेक्ट बी से हम क्या कर रहे हैं, आपस में रगड़ रहे हैं, दोनों को आपस में क्या करवा रहे हैं, रब करवा रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट ए से ऑब्जेक्ट बी में कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया, ए से वस्तु बी में कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया। अब वस्तु ए से बी में इलेक्ट्रॉन गया, इसका मतलब इस पे पॉजिटिव का चार्ज आएगा। और जब बी में इलेक्ट्रॉन आएगा, इसका मतलब बी पे कौन सा आवेश आएगा, माइनस का आवेश आएगा, ऋण आवेश आएगा। ठीक है, अब देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट को इतना तो समझ लिए, बस यही प्रोसेस है। दो बॉडी को हम आपस में रब करते हैं तो जो कुछ इलेक्ट्रॉन होता है वो एक बॉडी से निकलकर दूसरे बॉडी में क्या होता है, चला जाता है। ठीक है, अब समझो इलेक्ट्रॉन कैसे एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाता है रगड़ने के बाद। देखो, यहाँ पर थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर को, परमाणु की संरचना को। देखो, यहाँ पर एक मैंने परमाणु के आकार का जैसा ही कुछ बनाया है। ठीक है, बेसिकली मैंने दिखाने का प्रयास किया हूं मैं कि ये परमाणु ही है। टेढ़ा मेढ़ा बन गया, उस पर ध्यान नहीं देना है, समझना है कॉन्सेप्ट क्या है।
ये है परमाणु का नाभिक। ये क्या है हम लोग के पास? ये है परमाणु का नाभिक जिसमें है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु का नाभिक है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके बाह्यतम कक्षा में क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं, लगातार घूम रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जो है इसके बाह्यतम कक्षा में क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। अब देखो, जब दो ऑब्जेक्ट को आपस में रगड़ा जाता है तब कुछ इलेक्ट्रॉन एक ऑब्जेक्ट से निकलकर दूसरे ऑब्जेक्ट में चला जाता है। वो क्यों चला जाता है वो समझे। कुछ इलेक्ट्रॉन का अपने नाभिक के साथ, अपने न्यूक्लियस के साथ कमजोर आकर्षण बल होता है। ठीक है, कमजोर आकर्षण बल होता है, वीक अट्रैक्शन फोर्स होता है, जिसके वजह से हम दो ऑब्जेक्ट को आपस में रगड़ते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन एक ऑब्जेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट में चले जाते हैं और उसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तब क्या होगा? बॉडी चार्ज हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो, एक और लॉजिक है इसके पीछे, वो समझे। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास होता है कंपेयर टू प्रोटॉन क्या होता है? बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण संभव होता है और प्रोटॉन का जो स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर होता है, वो संभव नहीं होता है। एक और लॉजिक है इसके पीछे। प्रोटॉन जो है हमारा वो न्यूक्लियस में रहता है और इलेक्ट्रॉन जो है ये हमारा जो बाह्यतम कक्षा है उसमें चक्कर लगाते रहता है। इसके वजह से भी इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। इसको निकालना पॉसिबल होता है और इसको निकालना पॉसिबल नहीं होता है। इतना सभी को समझ में आ गया? तो बस बेसिकली मैंने वही लिखा है यहाँ पर डेफिनेशन में। इसका लैंग्वेज हो सकता है एग्जाम में पूछ दे, कुछ भी चीजों को तो छोड़ना है नहीं, इसलिए मैं सभी चीजों को कवर करके चल रहा हूँ। क्या लिखा हूं मैं? सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। सभी पदार्थ जो होते हैं वो एटम से मिलकर बने होते हैं एवं परमाणुओं के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन लगातार घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लगातार घूमते रहते हैं, जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉन का नाभिक के साथ कमजोर आकर्षण बल होता है। मैंने इसको डिस्कस किया है। कमजोर आकर्षण बल होता है जिसके कारण दो वस्तु को आपस में रगड़ने पर वे इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु में चले जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। और सभी को पता है जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, ट्रांसफर होगा, तो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे ए पे आएगा पॉजिटिव का चार्ज और बी पे आएगा निगेटिव का चार्ज। देखो, घर्षण द्वारा आवेशन में क्या होता है, जब भी घर्षण से आवेशित करेंगे किसी दो ऑब्जेक्ट को तो जो चार्ज का मैग्नीट्यूड क्रिएट होगा दोनों ऑब्जेक्ट पे वो सेम ही रहेगा। अगर ए पे होगा 1 कूलम तो बी पे भी होगा 1 कूलम का ही। अगर ए पे होगा 5 कूलम का, हालांकि 5 कूलम का चार्ज क्रिएट करना संभव नहीं है, वो बहुत बड़ा चार्ज है, लेकिन समझने के लिए मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। अगर ए पे आएगा 5 कूलम का तो बी पे ही आएगा 5 कूलम। ए से जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्या बी में उतना ही इलेक्ट्रॉन जाएगा? हाँ। क्यों? क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो कहीं अलग से नहीं आ रहा, ऑब्जेक्ट ए से निकल रहा और ऑब्जेक्ट बी में जा रहा। ठीक है ना। जितना चार्ज क्रिएट होगा वस्तु ए पर उतना ही चार्ज क्रिएट होगा किस पे? वस्तु बी पर। लेकिन एक और लॉजिक है, वो भी समझे। परिमाण तो दोनों का सेम रहने वाला है। अगर 10 माइक्रोकूलम इस पे है तो 10 माइक्रोकूलम भी इस पे भी होगा। ठीक है। लेकिन जो साइन है, जो चिन्ह है, वो अपोजिट रहेगा। एक पर अगर होगा प्लस तो एक पर होगा माइनस। और आप में सभी को पता है जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस पे होगा प्लस और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पे होगा माइनस। ठीक है। मान लो यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन निकला ए से और गया बी में। ठीक है। इस पे क्रिएट हुआ चार्ज 2 कूलम का और इस पे भी क्रिएट होगा 2 कूलम का। क्यों? क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जितना निकल रहा है उतना इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहा। अब ऑब्जेक्ट ए से इलेक्ट्रॉन निकल रहा तो इस पे प्लस का चार्ज आएगा और ऑब्जेक्ट बी में जब इलेक्ट्रॉन आ रहा तो इस पे माइनस का चार्ज आएगा। तो बेसिकली आई होप सभी को समझ में आ गया होगा ये चीज। अब देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल और उसको भी समझने का प्रयास करते हैं और काफी बेहतरीन तरीके से समझेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए। अगर अच्छा लग रहा होगा वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए कि बिहार बोर्ड का भी जो स्टडी है ऑनलाइन वो काफी अच्छे तरीके से हो रहा है और कंटेंट में तो आप लोग को कहीं से कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। देखिए, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का एक एग्जाम्पल, और ये जो एग्जाम्पल है वो काफी पॉपुलर है। एग्जाम्पल क्या है? जब सिल्क क्लॉथ को एवोनाइट के रॉड के साथ रगड़ा जाता है तो सिल्क क्लॉथ पर नेगेटिव का चार्ज आ जाता है
और हमारे पास एबोनाइट का जो रॉड होता है उस पे पॉजिटिव का चार्ज आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सिल्क क्लॉथ और यहाँ है एबोनाइट का रॉड। जब इन दोनों को आपस में रगड़ेंगे तब एबोनाइट के रॉड से सिल्क क्लॉथ में इलेक्ट्रॉन जाएगा, जिसकी वजह से एबोनाइट का जो रॉड है वो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और जो हमारे पास सिल्क क्लॉथ है वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। आप लोगों के मन में एक चीज उठ रहा होगा कि सर दो ऑब्जेक्ट को आपस में रगड़ेंगे तो किससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा और किस में इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, तो ये काफी प्रैक्टिकल है, तो थोड़ा सा आप लोग को याद रखना पड़ेगा। बाकी जो लिस्ट संभव है मैं यहाँ दे रहा हूँ और आप लोगों के बुक में भी होगा। आप लोग अगर अच्छे बुक पढ़ रहे होंगे तब देखो, कुछ लिस्ट है यहाँ पर, ऊपर से नीचे मैंने कुछ पदार्थ का काउंटिंग किया है, कुछ मैटर का क्या किया है, काउंटिंग किया है। जब भी ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को नीचे वाले ऑब्जेक्ट के साथ रगड़ोगे तब इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर वाले ऑब्जेक्ट से निकल करके नीचे वाले ऑब्जेक्ट में आ जाएंगे। देखो ये तीर के ये एरो के सहायता से मैंने समझाने का कोशिश किया है। जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऊपर वाले ऑब्जेक्ट से किस में आएंगे, नीचे वाले ऑब्जेक्ट में। जैसे यहाँ पर समझे, बिल्ली की खाल को अगर हम कागज से रगड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बिल्ली की खाल से निकलेगी और कागज में आएगी। मतलब बिल्ली का जो खाल होगा उस पर पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा और कागज जो होगा उसमें क्या आ जाएगा, निगेटिव का चार्ज आ जाएगा। जब कांच को हम रगड़ेंगे लकड़ी से तो कांच से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और लकड़ी में इलेक्ट्रॉन आएगा। मतलब कांच जो है वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन जाएगा और लकड़ी जो है वो निगेटिवली चार्ज बॉडी बन जाएगी। ऐसा नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ उसी को आपस में रब कर सकते हैं, आप किसी भी दो पदार्थ को आपस में रगड़ सकते हैं, बशर्ते कंडीशन क्या है, जो काउंटिंग में ऊपर है उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा और जो काउंटिंग में नीचे है उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा होगा तो क्या करना है आप लोग को पता है, वीडियो को लाइक कर दो फटाफट, ताकि मैं मोटिवेट रहूं उससे। कुछ पॉइंट है रिलेटेड किससे, फ्रिक्शन से, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन से, उसको समझे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कुछ भी चीजों को छोड़ना नहीं है, इसीलिए मैं हर एक चीज को ले रहा हूँ। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन अगर हमको अच्छे से समझ में आ रहा है तो यहाँ पर टाइम देना अच्छी बात है। पॉइंट क्या है, वस्तु को घर्षण द्वारा आवेशित करने पर दोनों वस्तुओं पर बराबर परिमाण तथा विपरीत चिन्ह का आवेश आता है। ये तो आप लोग पहले ही समझ चुके हैं, इसको समझाने वाली कोई बात नहीं। दूसरा है, घर्षण द्वारा आवेशन में आवेश का जो संरक्षण नियम होता है उसका पालन किया जाता है। देखो, घर्षण से जब हम आवेशित करेंगे किसी वस्तु को तो चार्ज का वैल्यू घर्षण से आवेशित करने से पहले जितना होगा, आवेशित करने के बाद भी उतना ही होगा। एक सिंगल ऑब्जेक्ट का चार्ज नहीं, दोनों ऑब्जेक्ट का चार्ज जो होगा, क्यू नेट जो होगा, वो पहले जितना होगा बाद में भी उतना ही होगा। आई होप आप लोग रिलेट कर पाइएगा और अपना एग्जाम्पल तैयार कर लीजिएगा। अगर नहीं कर पाएंगे तो कमेंट में बता देना, मैं इस पे एक वीडियो बना दूंगा और इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में कैसे चार्ज का जो कंजर्वेशन होता है उसका पालन किया जाता है, उसको फॉलो किया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, इस प्रक्रिया द्वारा कुचालक पदार्थों को आवेशित किया जाता है। हाँ, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। इस प्रक्रिया द्वारा कुचालक पदार्थों को ही आवेशित किया जाता है। कम से कम एक पदार्थ तो कुचालक होना ही चाहिए। अगर दोनों सुचालक है तो उसके लिए अलग मेथड है, जो कि हम लोग आगे पढ़ने वाले, इसी के जस्ट बाद पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया में कुचालक पदार्थों को ही आवेशित किया जाता है। कम से कम अगर एक भी पदार्थ कुचालक है तो काम बन जाएगा, अगर दोनों पदार्थ कुचालक है तब तो बल्ले बल्ले, बहुत अच्छे तरीके से काम होगा। लेकिन अगर नहीं है तो कम से कम एक पदार्थ कुचालक होना ही चाहिए। अगर एक सुचालक है तो एक कुचालक होना ही चाहिए, ये मस्ट है। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन, चालन द्वारा आवेशन। दूसरा जो मेथड है हम लोगों के पास वो है चार्जिंग बाय कंडक्शन, चालन द्वारा आवेशन। जैसा कि मैंने पहले बताया आप लोगों को, सुचालक पदार्थों को आवेशित करने के लिए हमारे पास दूसरा विधि है और वो विधि है चालन द्वारा आवेशन। ये जो विधि है हम लोग के पास, ये जो मेथड है हम लोग के पास, ये स्पेशली कंडक्टर के लिए ही है। तो मैंने पहला पॉइंट लिखा है इसमें, इस प्रक्रिया द्वारा चालक को ही सुचालक बोलते हैं, चालक, और इसको इंग्लिश में कंडक्टर बोलते हैं, को आवेशित किया जाता है। चालक पदार्थों को क्या किया जाता है, आवेशित किया जाता है। अब समझते हैं इसको अच्छे तरीके से कि ये जो है हमारे पास चालन द्वारा आवेशन, ये आखिर है क्या। देखो,
यहाँ पर मैंने एक आवेशित वस्तु लिया है। आवेशित वस्तु बोलने का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर ये धन आवेशित वस्तु है, इसका मतलब ये हुआ यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है वो कम होगा और प्रोटॉन जो है वो ज़्यादा होगा। ये पॉइंट सभी को समझ में आया? हाँ, सभी को समझ में आ गया होगा, काफ़ी ईजी है। और दूसरा जो है, हम उदासीन वस्तु को लिए हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है वो दोनों इक्वल हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो इक्वल है। मैं काफ़ी आसान तरीके से समझाने कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप डाइवर्ट नहीं होते हैं और ध्यान देकर समझते हैं तो कभी भी ज़िंदगी में मत नहीं भूलेंगे कि चार्जिंग बाय कंडक्शन होता क्या है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या करा यहाँ पर, चार्जिंग बाय कंडक्शन का पहले मतलब समझो। चार्जिंग बाय कंडक्शन का मतलब ये होता है कि दो सुचालक पदार्थों को जब हम एक दूसरे से जोड़ देते हैं या फिर एक दूसरे के समीप रखते हैं, समीप बोलने का मतलब ये नहीं कि हटा हुआ होगा, एकदम पास पास रखते हैं, और ऐसा बोल सकते हैं कि उसको कनेक्शन में ला देते हैं, उन दोनों को सटा के रखते हैं, ठीक है। तब हमारे पास जो है वो चालन का घटना घटता है। दो पदार्थों को जब हम आपस में जोड़ देते हैं तब हमारे पास क्या होता है, चालन का घटना घटता है। और प्रेरण का घटना तब घटता है जब समीप रखते हैं लेकिन दोनों को जोड़ते नहीं है, उसको भी समझेंगे लेकिन आगे। देखो यहाँ पर क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट को मैंने अभी जोड़ा नहीं है। कुछ देर बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक वायर की सहायता से इसको जोड़ देता हूँ। ये देखो मैंने जोड़ दिया, ये वायर लगा हुआ था, इसको मैंने क्या किया, जोड़ दिया। तब क्या होगा वो समझे, चार्ज जो है, चार्ज वो क्या होगा, बी पर भी आ जाएगा। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन वाला पॉइंट है, वो देखे, बोलोगे सर वाह सर क्या बात है, कितना इजी है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, इसको हम वायर की सहायता से जोड़ दिए, इस पे ही पॉजिटिव चार्ज आ गया। लेकिन मैं बोलूँगा यहाँ पर आप रॉन्ग हो। क्यों? क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही संभव होता है, प्रोटॉन का ट्रांसफर संभव नहीं होता। समझ में आता है? यहाँ पर आखिर क्या हो रहा है प्रोसेस, उसको भी मैं अभी समझाऊंगा। देखो ऐसा नहीं है कि आप लोग वायर से भी जोड़ सकते हो। इस ऑब्जेक्ट को उठाओ और इसके पास लाकर रख दो, इसके कनेक्शन में लाके रख दो, तब भी ये घटना घट जाएगा। लेकिन यहाँ पर मुझे समझाना है तो मैंने अच्छे तरीके से फ्रेश तरीके से बनाया है डायग्राम को। देखो ये ऑब्जेक्ट उदासीन है, न्यूट्रल है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की इक्वल है। और ये ऑब्जेक्ट चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो कम है और प्रोटॉन जो है वो क्या है, ज़्यादा है। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट को आपस में हम जोड़ देंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है और यहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता बोलने का मतलब ये नहीं कि समझ जाना इस पर निगेटिव चार्ज है, नहीं। कंपेयर करेंगे अगर दोनों को, यहाँ इलेक्ट्रॉन कम है और यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के इक्वल है, मतलब इससे ज़्यादा तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। तो देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ कम है और यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ये बॉडी ए जो है वो चाहेगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन को बी से हम खींच लें, कुछ इलेक्ट्रॉन को बी से खींच ले। एक एग्जांपल देता हूँ, मैं हूँ और मेरा एक दोस्त है और मुझे ज़रूरत है कुछ पैसों का, और उसके पास बहुत सारा पैसा है, तो मैं सोचूंगा कि उससे कुछ पैसे लेकर मैं अपना काम चला लूँ। तो वही बात है यहाँ पर, यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्यों? क्योंकि यह धनावेशित वस्तु है और धनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, और यहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता बोलने का मतलब ये नहीं कि निगेटिवली चार्ज है, उदासीन ही है, लेकिन इसके सापेक्ष यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ ज्यादा है, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा बी टू ए, इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होगा वो होगा बी टू ए। अब यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तब यहाँ इलेक्ट्रॉन की होगी कमी। इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की होगी कमी। और जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तब इस ऑब्जेक्ट पे कौन सा चार्ज आएगा? इस ऑब्जेक्ट पे प्लस का चार्ज आ जाएगा। सभी को समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन कम होगा और प्रोटॉन ज़्यादा होगा। तो ये बोलना गलत है कि जो चार्ज इस पे रहता है वही चार्ज सेम इस पे आता है। यहाँ अगर निगेटिव रहता तब यहाँ आ जाता। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर संभव होता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तब नहीं आ सकता है। सभी को समझ में आ गया? देखो इस प्रक्रिया के अनुसार आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु को जोड़ा जाता है, जिसके कारण उदासीन वस्तु आवेशित हो जाता है। इस प्रक्रिया को चालन कहते हैं, ठीक है। मैंने समझाया कि जब उदासीन वस्तु को आवेशित वस्तु से जोड़ा जाता है तो कैसे वो आवेशित हो जाता है। यहाँ पर प्लस का केस मैंने इसीलिए लिया था क्योंकि यहाँ पर बच्चे को कन्फ्यूजन होती है, और माइनस वाले केस में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है भाई, माइनस का चार्ज है तो वो इजीली ट्रांसफर हो जाएगा ए टू बी।
बी, लेकिन प्लस का है तो ये सोचना गलत है कि यहाँ प्लस तब भी तो यहाँ भी प्लस। इसके पीछे कुछ और लॉजिक है जो मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, आई होप ये सभी को समझ में आ गया होगा। हाँ, ऊपर में मैंने एक पॉइंट लिखा है, इस प्रक्रिया द्वारा कंडक्टर को आवेशित किया जाता है, चालक पदार्थों को आवेशित किया जाता है। कुचालक को क्यों नहीं किया जाता वो समझे। मान लो यहाँ पर मेरे पास दो लकड़ी का टुकड़ा है। क्या है, यहाँ पर दो लकड़ी का टुकड़ा है। ये रहा एक लकड़ी का टुकड़ा और ये रहा दूसरा लकड़ी का टुकड़ा। इसको अगर हम तार की सहायता से जोड़ देंगे, वायर की सहायता से जोड़ देंगे और यहाँ पर हम करंट देंगे। यहाँ पर मैंने करंट दिया और यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, तो यहाँ करंट आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये कुचालक है। तो बेसिकली जब हम किसी वायर से जोड़कर आवेश ला रहे हैं, इसका मतलब दोनों ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? कंडक्टर होना चाहिए। सभी को समझ में आ गया। इसीलिए इस प्रक्रिया द्वारा चालक पदार्थों को ही आवेशित किया जाता है, सुचालक पदार्थों को ही आवेशित किया जाता है, या फिर कंडक्टर बोल सकते हैं, उसको आवेशित किया जाता है। आई होप ये सभी को समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं जब चार्ज आता है। मान लो कि ये ए था और ये बी था। ठीक है, ये ए था और ये बी था। ये उदासीन था, ये आवेशित था। तो बी पर जो चार्ज आता है वो कितना आता है? हालांकि Q/2 आता है। इसको समझते हैं आगे कैसे आता है। ठीक है, अब देखो ए का जो चार्ज है वो कांस्टेंट तो रह नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें भी आ रहा है, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें भी आ रहा है। मतलब जो ऑब्जेक्ट ए है, हमारे पास ऑब्जेक्ट ए है, इसके आवेश में भी क्या होगा? परिवर्तन होगा। तो देखते हैं कैसे दोनों ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज का वैल्यू है वो बदलता है नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, चार्जिंग बाय कंडक्शन से जब हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हैं और वो जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं वो एक समान चालक हो, ठीक है, दोनों का जो आकार है वो एक समान हो, तब जो चार्ज का वैल्यू आता है वो आधा आधा बढ़ जाता है। ठीक है, आधा आधा क्या होता है? बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है उसका फॉर्मूला भी है, वो देखें। अगर वहां की बात करें तो देखो, एक समान अगर चालक होगा तो Q डैश जो होगा वो होगा Q + 0/2, तो हो जाएगा Q/2। और ये जो Q/2 होगा वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट पे चार्ज नहीं होगा, ऑब्जेक्ट बी पे Q/2 नहीं होगा, ऑब्जेक्ट ए पर भी Q/2 होगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट बी से ऑब्जेक्ट ए में भी तो कुछ इलेक्ट्रॉन जा रहा था, कुछ इलेक्ट्रॉन जा रहा था। ठीक है, अगर बोलोगे माइनस का बात करोगे तो बोलोगे सर उसमें तो ऐसा नहीं होगा, इसका जो माइनस का चार्ज है वही जाएगा बी पे। तो जाएगा, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट ए पर से कुछ आवेश गया ऑब्जेक्ट बी पर, मतलब उसमें भी कुछ कमी आ जाएगा, ऑब्जेक्ट ए में भी कुछ कमी आ जाएगा। ठीक है ना। सो बात वही है, कॉन्सेप्ट वही है, बस समझने का तरीका अपना अपना होता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है आवेशित होने के बाद दोनों चालक पर आवेश का मान। और एक बात याद रखे, ऐसा तभी होगा जब दोनों चालक एक समान हो, दोनों का आकार जो है वो क्या हो? एक समान ही हो। ठीक है, अगर डिफरेंट शेप के रहेंगे तब ऐसा नहीं होगा। इसका एक फॉर्मूला है, Q जो है वो इक्वल होता है सम ऑफ चार्जेस अपॉन नंबर ऑफ बॉडी, मतलब आवेश का योग बट्टा वस्तुओं की संख्या। अब अगर वहां की बात करें तो सोचो, वस्तुओं की संख्या कितनी थी? 2, और आवेश क्या था? एक पर था Q और एक पर क्या था? मान लेते हैं कि प्लस का Q था एक पर और एक पर क्या था? 0। क्यों? क्योंकि वो उदासीन था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के इक्वल था, तो Q नेट क्या हो जाएगा? 0। यह वही लिखा है मैंने यहाँ पर, Q + 0/2। तो हम लोग के पास बेसिकली जो आंसर है ये निकल के आ गया। सेम वैसा ही एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग यहाँ। प्लस Q आवेश वाले वस्तु को एक उदासीन वस्तु के साथ तार के माध्यम से जोड़ा जाता है, तो दोनों वस्तुओं पर आवेश का मान ज्ञात करें। अब तार के माध्यम से जोड़ा, इसका मतलब क्या? दोनों को आपस में कनेक्शन में लाया, मतलब चालन की प्रक्रिया वहां पर आएगी। तब निकालना है ऑब्जेक्ट का निकालना है चार्ज का वैल्यू ना। तो चार्ज का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? चालन द्वारा आवेशन हो रहा है, तो फॉर्मूला हम लोग के पास है सम ऑफ चार्जेस अपॉन नंबर ऑफ बॉडी, आवेश का योग बटा क्या? वस्तुओं की संख्या। अब प्लस Q का चार्ज है यहाँ पर, मान लेते इसको A, और B जो है ये उदासीन है। क्वेश्चन बोल रहा है ना उदासीन वस्तु है, तो उदासीन वस्तु में Q क्या होता है? 0। आवेश नहीं होते ये बोलना गलत है, लेकिन Q नेट 0 होते हैं ये बोलना सही। अब देखो, ऑब्जेक्ट A रहा और एक ऑब्जेक्ट B रहा, तो यहाँ पर इसको हम वायर की सहायता से जोड़ दिए, तो ऑब्जेक्ट B पे भी कुछ ना कुछ चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और ऑब्जेक्ट A जो है उसका भी चार्ज बदल जाएगा। प्रोसेस क्या है पहले समझा चुके हैं। Q का फॉर्मूला है सम ऑफ चार्जेस अपॉन नंबर ऑफ बॉडी। यहाँ पर आवेश दोनों वस्तुओं का आवेश का योग निकालेंगे तो वो हो जाएगा प्लस का Q,
और प्लस का 0। क्यों? क्योंकि ए पर क्या है प्लस का क्यू और बी पे क्या है 0, क्यू नेट क्या है 0, अपॉन नंबर ऑफ बॉडी। कितने बॉडी है यहाँ पर, कितने वस्तु हैं, 2 वस्तु है, एक ए है और एक बी है, तो अपॉन में क्या लिख दिया मैंने 2 लिख दिया है। तो बेसिकली यहाँ पर हो जाएगा क्या Q/2, ठीक है। और ऑब्जेक्ट ए पर भी Q/2 आ जाएगा और ऑब्जेक्ट बी पर भी Q/2 आ जाएगा। दोनों ऑब्जेक्ट पर क्या होंगे चार्ज आ जाएंगे, क्या Q/2। सभी को समझ में आ जाएगा। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या होता है, सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज आते हैं लेकिन साइन जो होता है वो अपोजिट होता है। लेकिन चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है, सेम मैग्नीट्यूड के ही चार्ज आते हैं लेकिन सेम साइन के ही आते हैं। डिफरेंस समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है। सब चीज समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना है, सभी चीज समझ में आएगा। और अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो वीडियो का क्वालिटी और ज़्यादा इम्प्रूव होगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। मेरा कुछ कंडीशन है वो फुलफिल हो जाएगा तो आपको ऐसा ऐसा वीडियो मिलने लगेगा कि आप लोग बहुत हैप्पी फील करने लगोगे, ठीक है। फेस कैम वीडियो भी मैं बनाऊंगा लेकिन एक पर्टिकुलर कंडीशन है, अभी मैं आप लोग को नहीं बताने वाला। जब वो मेरा कंडीशन फुलफिल हो जाएगा तब मैं फेस कैम वीडियो बनाऊंगा। तीसरा जो मेथड है हम लोग के पास वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसको प्रेरण द्वारा आवेशन भी बोलते हैं। ये भी मेथड काफी इजी है, ठीक है, इसको समझे। देखो बेसिकली चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन दोनों सेम ही है। फर्क क्या है वो समझो। प्रोसेस दोनों का सेम है, फर्क सिर्फ इतना है चार्जिंग बाय कंडक्शन में हम 2 बॉडी को आपस में मिला देते हैं, उसको कनेक्शन में ला देते हैं, ठीक है। लेकिन चार्जिंग बाय इंडक्शन जो होता है उसमें 2 ऑब्जेक्ट को समीप रखते हैं, एकदम पास रखते हैं, लेकिन दोनों को कांटेक्ट में नहीं लाते। पास रखते लेकिन कांटेक्ट में नहीं लाते। यहाँ पर एक चार्ज बॉडी है, जैसा कि आप लोग को पता है ये प्लस का चार्ज है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कम होगा और प्रोटॉन क्या होगा ज्यादा होगा। और ये एक न्यूट्रल बॉडी है, इसका मतलब क्या, जितना इसमें प्लस का चार्ज होगा उतना इसमें क्या होगा माइनस का चार्ज होगा, ठीक है। तो क्यू नेट इसका क्या हो जाएगा 0। अब देखो इन दोनों ऑब्जेक्ट को हम क्या किए बहुत पास ला दिए। क्या किए, बहुत पास ला दिए। इन दोनों ऑब्जेक्ट को हम क्या किए बहुत पास ला दिए। हालांकि दिख रहा है दोनों का डिस्टेंस यहाँ पर सेम ही है, लेकिन आप लोग समझ लेना दोनों ऑब्जेक्ट को क्या कर दिए हम लोग एक दूसरे के पास ला दिए। तब यहाँ पर एक घटना घटता है जिसका नाम है प्रेरण। उसको समझे, प्रेरण इंडक्शन, उसको समझे वो क्या होता है। देखो सभी को पता है प्लस और प्लस का जो चार्ज होता है, प्लस और प्लस का जो चार्ज होता है वो एक दूसरे को क्या करते हैं रिपेल करते हैं। और माइनस और प्लस का जो चार्ज होता है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इतना सभी को समझ में आता है। यहाँ पर सेम उसी प्रकार का कुछ फिनोमिना घटित होता है, कुछ घटना घटित होता है। जो भी माइनस का चार्ज होता है वो अट्रैक्शन फोर्स के कारण, देखो ये प्लस और ये प्लस और ये माइनस दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे। जो भी माइनस का चार्ज होता है वो अट्रैक्शन फोर्स के कारण ये जो पदार्थ है, ये जो ऑब्जेक्ट है, इसके निकटवर्ती सतह पर आ जाते हैं। और जो भी प्लस के चार्ज हैं वो रिपल्सन के फोर्स के कारण, प्रतिकर्षण बल के कारण इस पदार्थ के दूरवर्ती सतह पे, इस सतह पे आ जाते हैं, ठीक है। और जो माइनस के चार्ज होते हैं वो अट्रैक्शन फोर्स के कारण, आकर्षण बल के कारण इसके निकटवर्ती सतह पर आ जाते हैं। और इसी घटना को हम लोग बोलते हैं प्रेरण, ठीक है। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं प्रेरण। अब देखो दूसरा जो स्टेप है, ये पहला स्टेप रहा हम लोग का, ये दूसरा। और ये तीसरा जो स्टेप है, पहला दूसरा स्टेप समझ लिए, अब समझते हैं तीसरा स्टेप। तीसरा जो स्टेप है उसमें मैंने बॉडी ए को सेम टू सेम वैसे ही लिख दिया है और बॉडी बी को क्या किया है वो देखो। अभी भी यहाँ पर क्यू नेट 0 ही रहने वाला है क्योंकि चार्ज तो कहीं गया ही नहीं। अब देखो यहाँ पर आ गया सभी माइनस का चार्ज, ये सतह पे आ गया सभी माइनस का चार्ज और ये सतह पे आ गया सभी प्लस का चार्ज। अब ये जो प्लस का चार्ज है ये होता है इंड्यूस्ड चार्ज। क्या होता है इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज का मतलब इससे समझ सकते हैं आप लोग बंधा हुआ चार्ज, ये बॉडी से बाहर नहीं निकल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर किसी तरीके से हम प्लस के चार्ज को हटा देंगे तो ये हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सा चार्ज हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाएगा, ठीक है। सो देखो यहाँ से काफी ज्यादा मेथड बनता है, यहाँ से काफी ज्यादा प्रोसेस है जिससे आप कर सकते हो उसको आवेशित। लेकिन मैं इजी प्रोसेस को अपनाया। इसको आप एक दूसरा उदासीन वस्तु लगाकर भी कर सकते हो, लेकिन मैंने बेसिकली यहाँ पर अर्थिंग का प्रयोग किया है। मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बी को अर्थ से जोड़ दिया। अब अर्थ को कहा जाता है बैंक ऑफ इलेक्ट्रॉन,
मतलब क्या, अर्थ के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। जरूरत पड़ने पर अर्थ जो है, धरती जो है, वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी करता है और जरूरत पड़ने पर जो हमारे पास अर्थ है वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज भी करता है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ता भी है। यहाँ क्या जरूरत है, देखो यहाँ पर प्लस का जो चार्ज है वो इंड्यूस्ड चार्ज है, ये ऑब्जेक्ट से बाहर नहीं निकल सकता। तो यहाँ पर अर्थिंग क्या काम करेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से भेजेगा, यहाँ से भेजेगा, और इस प्लस वाले चार्ज को क्या करेगा, काउंटर वायलेंस करेगा, इसको क्या करेगा, खत्म करेगा। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला, इसको खत्म किया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला, इसको खत्म किया, फिर से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, एक इसको खत्म किया। जैसा कि आप लोग को पता है, अर्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, बैंक ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी ये अवशोषित भी करता है, और जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है ये रिलीज भी करता है। इतना बात सबको समझ में आ गया? हाँ, सभी को समझ में आ गया। ठीक है, कमेंट में लिखो सभी को समझ में आ गया। फिर मैंने क्या किया, यहाँ बॉडी ए को सेम टू सेम यहीं पे छोड़ दिया, और बॉडी बी जो है इससे अर्थिंग को हटा दिया। अब अर्थिंग को हटाया तो यहाँ का प्लस का चार्ज तो खत्म हो चुका है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया और प्लस वाले चार्ज को क्या कर दिया, मार दिया। हालांकि इससे फिजिक्स का कोई लेना देना नहीं है, ये एक प्रोसेस है। माइनस का चार्ज और प्लस का जो चार्ज होता है वो एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर देते हैं। तो बॉडी बी जो है उस पर सेम क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो, चालक का एक प्रॉपर्टी होता है, कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी होता है कि चालक को अगर कहीं पे भी आवेश दोगे तो उसके सतह पर वह क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उसके सतह पर क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसको एक एग्जांपल से समझो। मान लो हमारे पास एक बड़ा सा गोला है, ठीक है, और गोले के कहीं भी एक हिस्से पर मैंने वायर को टच कर दिया और उससे करंट फ्लो करवा दिया। क्या गोले के दूसरे हिस्सा को मैं छूंगा तो वहां भी करंट लगेगा? हाँ लगेगा। क्या अलग छूंगा तब भी करंट लगेगा? हाँ लगेगा। कहीं भी गोला को टच करूंगा मैं, कहीं पे भी टच करूंगा तो हमको करंट जो है वो लगेगा, जोरों से झटका लग सकता है करंट का, ठीक है ना। सो चालक का एक प्रॉपर्टी होता है, उसमें कहीं भी आवेश दोगे उसके सतह पर जो आवेश है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, अगर पता था तो अच्छी बात है, नहीं पता था तो आज से याद रख ले। तो ये बॉडी जो है फाइनली हम लोग का वो हो गया निगेटिवली चार्ज बॉडी। ठीक है, बाकी प्रोसेस क्या है वो समझा चुका हूँ मैं। थोड़ा सा लेंदी है मुझे पता है, अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो को रिवाइंड कर ले, थोड़ा सा पीछे जाकर एक बार और देख ले, समझ में आ जाएगा। बाकी वीडियो का लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, मुझे उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो मैंने डेफिनेशन में कुछ इस प्रकार से यही लिखा है, जब किसी उदासीन वस्तु को आवेशित वस्तु के समीप रखा जाता है तो समान चिन्ह वाले आवेश दूरवर्ती सतह पर, देखो यहाँ प्लस का चार्ज है, यहाँ भी प्लस का चार्ज, तो समान चिन्ह वाले आवेश जो है वो दूरवर्ती सतह पर तथा असमान चिन्ह वाले आवेश निकटवर्ती सतह पर आ जाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रेरण कहते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही समझा चुका। अब देखो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये आप लोग के बुक में नहीं है फिर भी मैं लिख दिया हूँ। जो हमारे पास चार्ज आता है, वस्तु बी पर जो चार्ज आया उसको कैसे निकाल सकते हैं तो वो समझे। माइनस क्यू, यहाँ पर अगर निगेटिव का चार्ज आएगा तो हम माइनस का यूज करेंगे, माइनस क्यू इंटू 1 माइनस 1/k। अब के आप लोग के लिए नया हो सकता है, इसको कूलम्ब्स लॉ में भी हम लोग पढ़ेंगे। के को बोलते हैं उदासीन वस्तु का परावैद्युतांक। उदासीन वस्तु ये है, इसका परावैद्युतांक। जैसे हवा का परावैद्युतांक जो होता है वो 1 होता है, निर्वात का भी 1 ही होता है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है लेकिन कंसिडर करके चलते हैं कि 1 ही होता है, ठीक है ना। सो पढ़ना है आगे हम लोग को परावैद्युतांक के बारे में, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, बस थोड़ा सा ध्यान में रखें इस चीज़ को, और नहीं भी रहेगा तो आपका जो सिलेबस है वो बिगड़ने वाला नहीं है। अब बोलोगे सर यहाँ पर आप प्लस लिए तब आ गया नेगेटिव का चार्ज, अगर माइनस लेते तो कौन सा चार्ज आता? तो सोच सकते हो बच्चा, देखो माइनस का चार्ज रहता तो ये न्यूट्रल बॉडी ही रहता, यहाँ तो माइनस ही रहता, यहाँ तो माइनस ही रहता, लेकिन यहाँ इसके निकटवर्ती सतह पे कौन सा आवेश आता? इसके निकटवर्ती सतह पे अपोजिट चार्ज आता, तो यहाँ क्या आता? प्लस, और यहाँ क्या आता? माइनस। यहाँ तो माइनस ही रहता लेकिन यहाँ फिर से प्लस और यहाँ माइनस। इसको अर्थ से जोड़ते तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस बॉडी से इसमें आता, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर संभव होता है लेकिन प्रोटॉन नहीं निकल सकता किसी बॉडी से, ठीक है। और यहाँ पर ये माइनस का चार्ज ही रहता लेकिन फिर से यहाँ पर जो माइनस का चार्ज रहता वो निकल जाता और यहाँ जो प्लस का चार्ज रहता वो बच जाता, तो फाइनली हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता, ठीक है। सो यही था कहानी मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑफ अ बॉडी का। बाकी वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना, और अगर कोई और टॉपिक पे आपको चाहिए तो कमेंट करके बता देना। बाकी सीक्वेंस में ही हम लोग चलने वाले हैं, विशेष कुछ है नहीं। और अगर कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में आएँ और वहाँ पे अपना क्वेश्चन को छोड़े, डाउट को छोड़े। अगर बाकी वीडियो में कुछ लग रहा होगा इम्प्रूव करने की कोई ज़रूरत है
तो बताएं, आपका सजेशन मेरे लिए बहुत बड़ा मैटर करता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ाई करते रहे, लॉकडाउन है, घर में रहे, सुरक्षित रहे।